Hello my dear students, this is Rashmi Jain, your economics teacher. I am here again with the second part of chapter 3, class 10, money and credit, मुद्रा और साख। बच्चों, मुद्रा और साख के फर्स्ट पार्ट में आपने जाना था कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम किस प्रकार है, मुद्रा के प्राचीन और आधुनिक रूपों से आप परिचित हुए थे और आपने बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों को जाना था। वीडियो के इस पार्ट में हमें देखना है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। इस पार्ट में, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे साख की या ऋण की कौन सी दो विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं, ऋण की क्या क्या शर्तें होती हैं और विभिन्न प्रकार के साख प्रबंधों को देखेंगे और सहकारी समितियों से ऋण किस प्रकार प्राप्त होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अब हम ऋण की या साख की दो विभिन्न स्थितियों को अलग अलग उदाहरणों से समझेंगे। उससे पहले हमें ये देखना है कि ऋण या उधार वो क्या है। ऋण या उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार या बैंक कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ऋण कभी सकारात्मक भूमिका निभाता है और कभी नकारात्मक भी हो सकता है। तो पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि 2 महीनों बाद त्योहारों का मौसम आने वाला है और एक जूता निर्माता जिसका नाम सलीम है, उसके पास एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूतों की मांग आती है जिसे उसे 1 महीने में पूरा करना है। इस काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूरों और कच्चे माल की आवश्यकता होगी। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी से को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह बड़े व्यापारी जिसने 3000 जूतों का ऑर्डर दिया है उससे वह 1000 जूतों के लिए एडवांस के रूप में नगद कर्ज में लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। इस प्रकार महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें एक छोटी किसान है जिसका नाम स्वप्ना है। स्वप्ना इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगी, खेती के लिए वह साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां डालती है लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज एक बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन उसके पास इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज के जाल में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ता है। हमने यहाँ 2 परिस्थितियां देखी। पहली परिस्थिति जो जूते निर्माता की थी, उसमें ऋण जो है वो आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। जबकि दूसरी स्थिति में जो स्वप्ना की थी जिसमें फसल बर्बाद हो जाने के कारण ऋण ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है, उसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं यह परिस्थितियों के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। अब हम ये देखेंगे कि ऋण जो बैंक या फिर साहूकारों या महाजनों से लिया जाता है वो उन्हें यह ऋण या कर्ज यूं ही नहीं दे देते। उनकी कुछ शर्तें होती हैं जिसे ऋण की शर्तें भी कहा जाता है। हर ऋण समझौते में एक ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। उधारदाता कोई चीज गिरवी रखने के लिए भी मांग करता है। इसे समर्थक ऋणाधार कहते हैं। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है।
जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु या फिर बैंकों में जो पूंजी है वो, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। यानी कि जो चीज कर्जदार ने गिरवी रखी है और अगर वो समय पर कर्ज वापस नहीं कर पाया तो जो उधारदाता है उसे यह हक है, उसे अधिकार है कि वो उन चीजों को बेच सकता है। अब हम बैंक द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार के ऋण, आवास ऋण का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किश्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। तो अगर मेघा को आवास ऋण चाहिए तो उसे निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करनी होगी। पहला, ऋण राशि रुपए में जो कि 5 लाख रुपए है। दूसरा, ऋण अवधि जो कि 10 साल के लिए है। तीसरा, आवश्यक कागजात जो मेघा ने अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिए हैं। नेक्स्ट है ब्याज दर जो कि बैंक द्वारा 12% लिया जाएगा। पांचवा है अदायगी का स्वरूप जो कि मासिक किश्तों में होगा। और लास्ट है समर्थक ऋणाधार, तो उसमें जो उसके घर के सभी कागजात हैं वो समर्थक ऋणाधार के रूप में बैंक के पास गिरवी रहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। बच्चों, आपके मन में यह उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर कौन लोग उधार देते हैं, कर्जदार कौन है, ऋण की क्या शर्तें होती हैं। तो इन सब उत्सुकताओं को क्लियर करने के लिए हम एक गांव के कुछ किसानों के उदाहरण देखते हैं जो आपकी उत्सुकता को कुछ हद तक क्लियर कर सकते हैं। विविध प्रकार के साख प्रबंध के उदाहरणों में सबसे पहले हम एक किसान श्यामल का उदाहरण लेते हैं। श्यामल अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेते हैं। कुछ साल पहले तक वह गांव के एक महाजन से ऋण लेते थे जिस पर उन्हें 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहे हैं। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से यह वादा भी लेता है कि वह अपनी फसल उन्हीं को बेचेंगे जिनसे उन्होंने ऋण लिया है। उधार देने वाले व्यापारी को 2 फायदे होते हैं। एक तो ऋण की अदायगी समय पर हो जाती है और दूसरा, व्यापारी फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाता है। अब हम उस गांव के एक दूसरे किसान अरुण का उदाहरण लेते हैं। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण उस गांव के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है जो अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण अपने खेतों की उपज का कुछ हिस्सा बेचकर ऋण की अदायगी करेगा और बाकी जो आलू की फसल हुई है उसको वो शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले में नया ऋण भी लेने की दरख्वास्त दे सकता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले से भी खेती के लिए उनसे ऋण ले चुके हैं। विविध प्रकार के साख प्रबंधों को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल रमा का है जो कि एक कृषि मजदूर है और जिसे अक्सर काम नहीं मिलने की वजह से रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। यह कर्ज के लिए वह अपने मालिक जो एक मध्यम वर्गीय भूस्वामी है पर आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है जिसे वह भूस्वामी के यहाँ काम करके
वापस करती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपए देने हैं। भूस्वामी का व्यवहार अच्छा ना होने पर भी रमा वहां लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे फिर से ऋण मिल सके। रमा के अनुसार उस गांव में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत भी है जिसे सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। गांव में कई प्रकार की सहकारी समितियां होती हैं जो किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि के द्वारा गठित की जाती हैं। यह समितियां अपने सदस्यों से जमा के रूप में कुछ रकम लेती है। इस जमा पूंजी को ऋण आधार मानते हुए इस सहकारी समिति के द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया जाता है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। ये जो कृषि सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वे कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विविध प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो बच्चों, इस चैप्टर के वीडियो के इस पार्ट में आपने जाना कि आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है और जैसा कि हमने देखा कि ऋण की भूमिका सकारात्मक भी हो सकती है और कभी-कभी नकारात्मक भी होती है। और हमने ये भी देखा कि ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होते हैं और हमने बहुत सारे उदाहरणों से यह जाना कि ऋण के किस प्रकार विविध प्रबंध हो सकते हैं। हमने ऋण की शर्तों को देखा और सहकारी समितियों के बारे में भी जाना। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ और भी टॉपिक्स कवर करने बाकी हैं जो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस चैप्टर के पार्ट 3 की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।